Hello dear students, welcome back. Today we will discuss about transformation. In the second part of the video, in the second part of the transformation, we will study about the next topic voice. पहले हम इससे पहले रिमूवल ऑफ टू के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते चले हैं. सिर्फ उसको रिवीजन करना है. ध्यान से देखेंगे वॉइस क्या होता है. वॉइस होता है वर्ब की वह फॉर्म जो यह व्यक्त करती है सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे हम कहते हैं वॉइस. वॉइस को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में. वर्ब दो तरह की होती है. पहली है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस. एक ऐसी वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. किस कारण से? जिससे कि वह अपने सेंस को कंप्लीट कर सके. जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमें लिखते हैं द मैन किल्ड अ स्नेक. ये सेंटेंस क्या है? इसमें वर्ब है किल्ड और स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट. द मैन किल्ड, इसको अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए स्नेक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अर्थात सकर्मक किया, ट्रांजिटिव वर्ब. उसी तरह से होती है दूसरी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट बट मेक्स अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ. जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि एक अपना अच्छा सेंस, एक स्पष्ट सेंस अपने आप बना लेती है. जैसे हमें यहां पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे द गर्ल स्माइल्ड. इधर लिख देता हूं मैं द गर्ल स्माइल्ड. अब द गर्ल स्माइल्ड, इस स्माइल इसमें वर्ब है. इसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ये अकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. इससे फिलहाल हमारा अभी कोई सेंस नहीं है. अभी हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब. पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं. अब हम एक्टिव और पैसिव को देखते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब दो फॉर्म में हो गई, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट्स एक्ट्स. अर्थात किसी वर्ब को एक्टिव में हम तब कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ कार्य करता है. जैसे हम इसी एग्जाम्पल को उठा लेंगे. ऊपर जो हमने लिखा था द मैन किल अ स्नेक. द मैन सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को करता है तो क्या हो गया वहां पर? एक्टिव वॉइस. अब इसके अपोजिट पैसिव क्या है? When the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone. अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु सेंटेंस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इस तरह से काम नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को जब वो भोगता है तो वहां पैसिव वॉइस होती है. ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा हम जानते ही हैं, किन्हीं भी जब हम एक सेंटेंस को दूसरी फॉर्मेशन में करते हैं तो उसके सेंस में, उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है, बस उसकी फॉर्मेशन बदल जाती है. सेम एक्टिव और पैसिव वॉइस है. अब आगे हम पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव किस तरह से चेंज करते हैं, देखते हैं. अब एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं, अर्थात क्या क्या हम बेसिक बातें क्या हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए. एक्टिव वॉइस होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में. जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. बस पैसिव में बदलते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं पैसिव सब्जेक्ट में. अभी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब.
जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पैसिव में हमेशा ध्यान रखनी है हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद होता है बाई। अब यहाँ बाई शब्द को मैंने राउंड कर दिया है, ये कंपलसरी नहीं कि हमेशा बाई आए। बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन भी वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। कहीं पर टू आता है, कहीं विद आता है, कहीं इन आता है। अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग समय पे यूज होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा सब यानी वर्ब की हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म होगी और सब्जेक्ट बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट में, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव बनाते समय वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सीधी बात है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हमको हमेशा याद रखनी है। सारे टेंसेस में सभी में इसी फॉर्मेशन से हम पैसिव में चेंज करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है एक्टिव में तो पैसिव में भी वो अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पैसिव में भी नेगेटिव रहेगा, और इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहेगा। अर्थात जिस तरह का सेंटेंस एक्टिव में है उसी तरह का पैसिव में रहेगा। इसके अलावा ये बात सारे टेंसेस में लागू होगी। इसके अलावा जो कुछ हम चेंजेस कर देते हैं, आई को हम चेंज कर देते हैं मी में, ही को चेंज कर देते हैं हिम में, शी को चेंज कर देते हैं हर में, दे को चेंज कर देते हैं हम देम में, यू ही रहता है। इस तरह से कई चेंजेस हो जाते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में लिए यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं जो हमने शुरुआत में लिखा था, उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिखा था द मैन किल्ड अ स्नेक, हम उसी सेंटेंस को लेते हैं। द मैन किल्ड अ स्नेक, एक्टिव में बना हुआ सेंटेंस है। द मैन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं ऊपर वाली फॉर्मेशन से ही इसका पैसिव बनाता हूं। इस ऑब्जेक्ट को मैंने नया पैसिव सब्जेक्ट बना दिया तो क्या हो गया, अ स्नेक। उसके बाद हम कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। सपोज मुझे यहां नहीं मालूम है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो मैंने इस जगह को खाली छोड़ दिया। उसके बाद में पैसिव में हमेशा मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किल्ड, फिर मैंने लगाया बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट था वही क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या लगा दिया, द मैन। यानी सारे जितने भी टेंसेस हैं सब में यही फॉर्मेशन चलनी है। अब हमारे पास समस्या क्या आ रही है कि बस हमें हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता है यहाँ पर क्या लगे, बाकी तो सब कुछ सब में सेम है। अगर हमें किसी तरह से हेल्पिंग वर्ब की जानकारी हो तो हम जान सकते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है। इसके लिए आपको एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आज हम सिर्फ इंडेफिनिट टेंसेस की बात करेंगे। इंडेफिनिट टेंसेस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं उसको देखेंगे। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हम लगाते हैं वॉज या वर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। वॉज क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्नेक सिंगुलर नंबर है, इसके पर्सन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा है इसके साथ वॉज लगेगा। मेन बात है हर टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब को तैयार कर दें क्या लग रही है और हम इस फॉर्मेशन को अपने दिमाग में नोट कर दें तो पैसिव सरलता से आ सकते हैं। हम आगे टेबल देखेंगे, कौन सी टेबल में इंडेफिनिट टेंसेस की टेबल देखते हैं, किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने सिर्फ इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में आज डिस्कस किया है। सबसे पहले हम मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने यहाँ पर एक्टिव में भी लिख दिया है कि हम किस तरह से पहचाने कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि आप जानते हैं या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा होगा, यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डू या डज होगा। इसका पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। बस हमें ये बात याद रखनी है, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका पैसिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करना है, बाकी उसी फॉर्मेशन का यूज करेंगे जो मैंने लिखा था। पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई या दूसरा प्रीपोजिशन जो भी वहां पे उपयुक्त हो प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट।
सेम पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी पूरी इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहीं पर भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, और इसके अलावा कहीं सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा अथवा इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डिड का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हम वॉज या वर का यूज करते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में मैंने एक शब्द और जोड़ दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल होगा या शैल होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, मे आदि। माइट को 2 बार लिख दिया है, आदि। ये सब क्या है, मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, बी जोड़ देना है। जैसे बिल है तो क्या हो जाएगा, विल बी। शेल है तो क्या हो जाएगा, शेल बी। कैन है तो कैन बी। कुड है तो कुड बी। मस्ट है तो मस्ट बी। ऑट टू है तो ऑट टू बी। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इन केस यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट का यूज हम कहाँ करते हैं, पहले शब्द के ठीक बाद में। विल नॉट बी, शेल नॉट बी, मस्ट नॉट बी, इस तरह से यूज करते हैं। आगे 1-2 सेंटेंसेस देखते हैं जिससे और क्लियर होगा। देखते हैं, जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं, रवि राइट्स ए लेटर। हमने इसका पैसिव बनाना है। राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है क्योंकि रवि सिंगुलर है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहली बात वही फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने पहचान लिया ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट डेफिनिट में हमने पिछली टेबल में देखा था, प्रेजेंट डेफिनिट का पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम या आर। इज क्यों लगाया, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, अ लेटर इज। और पैसिव में हमें से आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाई, और सब्जेक्ट को बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, बाई रवि। सपोज ये सेंटेंस यदि नेगेटिव होता तो इसमें क्या होता, रवि राइट्स की जगह यहां पर होता रवि डज नॉट राइट ए लेटर। डू या डज नॉट जब लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम अ लेटर इज, पूरी हेल्पिंग वर्ब को हमें हटाकर इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई रवि। सपोज यदि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो इस तरह का होता, डज रवि राइट अ लेटर। तो हम इसको कैसे बनाते, बिल्कुल जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में लिखी है, हमको भी क्या कर देना है, बस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में लिख देना है, इज अ लेटर रिटन बाई रवि। अब एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में करेंगे तो क्या होगा, रवि विल राइट अ लेटर। हमने पढ़ा है जहां विल शेल या दूसरे मॉडल्स होते हैं, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या दूसरे मॉडल्स के साथ में हम बी जोड़ देते हैं। सेम अ लेटर विल बी रिटन बाई, बस बी जोड़ दिया ना हमने, रिटन बाई रवि। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता तो इस तरह से होता, रवि विल नॉट राइट ए लेटर। पैसिव क्या बन जाता, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई रवि। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बना देते। आगे के रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं बता दे रहा हूं, उनको करने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।